नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर में बिष्टुपुर के विभिन्न इलाकों में चला पुलिस का जांच अभियान। चौक चौराहों पर अड्डेबाजों व नशेड़ियों पर चला पुलिस का डंडा। नशे के खिलाफ अभियान को मिल रहा है जनता का समर्थन। कई चाय दुकानों से लिए गए सैंपल, कई से नशीले पदार्थ बरामद। जमशेदपुर पुलिस को मिली सफलता। चितगोड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बारेडी बस्ती में की छापामारी। 5 किलो गांजा के साथ विक्रेता युवक गिरफ्तार। पकड़ाए युवक ने पूछताछ में स्वीकारी गांजा बेचने की बात। गिरफ्तार अपराध कर्मी का एक और भाई भी करता है गांजा बिक्री का धंधा। और BMW कंपनी के ठेका कर्मी की मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज। परिजनों ने प्रबंधन पर हत्या के आरोप में दर्ज कराई थी शिकायत। ठेका कर्मी शिवेंद्र सिंह की शुक्रवार को संदिग्ध हालत में हो गई थी मौत। आदित्यपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस के विशेष जांच अभियान की। जमशेदपुर में अपराध नियंत्रण एवं नशे के गिरफ्त में जकड़ते युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए पुलिस लगातार जांच अभियान चला रही है। नगर पुलिस ने शनिवार को बिष्टुपुर के विभिन्न क्षेत्रों में अड्डेबाजों तथा नशेड़ियों के खिलाफ जांच अभियान चलाया। जमशेदपुर में इन दिनों पुलिस एक्शन मोड में है। अपराध नियंत्रण तथा नशेड़ियों व नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जांच अभियान चला रही है। इसी क्रम में एसएसपी के साथ पुलिस टीम ने शनिवार को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कई चाय दुकानों से सैंपल भी एकत्र किए, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच में अगर चाय के सैंपलों में कोई नशीला पदार्थ मिला तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसी तरह से एसएसपी ने कई दुकानों से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। अभियान के दौरान एसएसपी ने लोगों को अड्डेबाजी नहीं करने की चेतावनी भी दी। वहीं एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने कहा कि शहर में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अड्डेबाजों और नशेड़ियों के खिलाफ चल रहे अभियान को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लोग फोन करके विभिन्न स्थानों पर हो रहे अड्डेबाजी की जानकारी दे रहे हैं। जांच अभियान में कई दुकानों से नशे के सामान बरामद हुए हैं। दुकानदारों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो पहले जैसे क्रिमिनल भी अभी खुलेआम सुनने के लिए कहीं कहीं जैसे हम लोगों को एग्जाम्पल्स मिलती है। और इसमें कुछ दिन पूर्व हम लोगों का जो चेन चिंते और मोबाइल चिंते लोगों के द्वारा किया गया है। तो हम लोग इसमें एक मंतव्य करके कि जो थाना क्षेत्र में अड्डाबाजी है, जो जगह पे चाय का दुकान है, जो जगह पे पान का दुकान है, जहाँ पर लोगों को युवक लोगों को ज़्यादा जमावड़ा होती है और सामने जो है लोगों को परेशानी किया जाता है, उन जगह थाना वाइज हम लोग लिस्ट बनाएं। और इसमें 1 महीना का हम लोग पूरे कार्यकाल बनाएं कि हर थाना क्षेत्र में कम से कम एक टीम जाएगी एसएसपी के नेतृत्व में या सिटी एसपी के नेतृत्व में, डीएसपी के साथ और थाना प्रभारी साथ रहेंगे। और इसमें जो बंदे हमको संदिग्ध मिलते हैं उनको हम लोग लेके थाना जाते हैं, पूछताछ करते हैं। जो गाड़ियाँ हम लोग को चेकिंग में संदिग्ध मिलते हैं उनको ले जाते हैं थाना में, चेक करवाते हैं। इस पगल में करीब अभी पिछले 2 हफ्ता में हम लोगों को करीब 222 आदमी को हम लोग इसमें आइडेंटिफिटी हम लोग वगैरह चेक किए हैं। और करीब हम लोग को 20-22 जो है चोरी का गाड़ी हम लोग को प्राप्त हुई है। और इसके अलावा भी काफ़ी जगह पे हम लोग सैंपल भी कलेक्ट किए हैं, जैसे चाय का दुकान है और कई जगह पे लोग बिना गाइडलाइंस का पान मसाला भेज रहे हैं, तंबाकू भेज रहे हैं, जो अभी प्रतिबंधित है कोरोना के चलते। वो जगह पे हम लोग जो सिटी मैनेजर है उनके साथ और आदमी उनके साथ डिप्यूट किया हुआ है, हम लोग उसमें सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं और सब जगह पे हम लोग ये कर रहे हैं। कि एक और पर्पस ये है कि दिन में घूमने का कारण ये है कि निश्चित रूप से अड्डाबाजी सामने होती है, लेकिन दिन में ये कारण है कि हम लोग जाके जो जगह पे मैदान पे लोग बैठते हैं उस जगह को दिन में एक बार आकलन करते हैं, ताकि रात में हम लोग कभी 7 बजे अंधेरे में रेड करने की ज़रूरत हो तो कितने बल लगेगी और कहाँ हम लोग को बल लगवाना है। इसके कारण के लिए हम लोग अभी किए हैं सीताराम डेरा में, सिद्धगोड़ा में, मांगो में, फिर खदमा में, फिर आज हम लोग बिष्टुपुर में किए हैं। और ये कार्रवाई बरकरार चलेगी अगला 15 दिन तक। तब तक हम लोग को पूरा शहर के हर एक थाना को हम लोग चप्पा नहीं रेड करते हैं, तब तक ये चलेगा। फिर ये कार्रवाई जो है निरंतर रहेगी। तो इसमें जो सूचनाएं मिल रही है काफ़ी अच्छे पब्लिक से भी हम लोग को सपोर्ट है। काफ़ी लोग हम लोग को फ़ोन करके बोलते हैं कि इस जगह पे अड्डाबाजी होती है, इस जगह पे लोग जो है ब्राउन शुगर या गांजा बेचने का या लोग जमावड़ा होने का बात बताते हैं। तो ये काफ़ी हम लोग के लिए भी सहयोग मिल रही है, मदद मिल रही है। और ये काम निरंतर रहेगी ताकि जो जमशेदपुर के लोगों को सुरक्षा वातावरण देने के लिए जमशेदपुर पुलिस जो है, ये अभी साक्षी थाना को हम लोग नहीं किए हैं क्योंकि थाना प्रभारी उसमें बीच में कुछ दिन जो है ऑपरेशन के लिए गए थे।
और साक्षी थाना के लिए हम लोगों का होली का जो है आज मीटिंग भी हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को केस कमेटी मीटिंग के समय नहीं कर रहे हैं। आइए बात करते हैं बारेडी बस्ती में 5 किलो गांजा के साथ युवक के पकड़े जाने की। सिद्धगुड़ा थाना पुलिस ने बारेडी बस्ती में छापामारी कर 5 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो काफी दिनों से गांजे का व्यापार करता आ रहा है। पुलिस ने युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा पुलिस ने बारेडी बस्ती में छापामारी कर 5 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने थाना परिसर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अहले सुबह 4 बजे गुप्त सूचना मिली कि बारेडी दिनकर पथ निवासी गंगा सिंह अपने घर में बड़ी मात्रा में गांजा रखे हुए हैं तथा वहीं से लोगों को गांजे की बिक्री करता है। इस सूचना के आलोक में सिद्धगुड़ा थाना पुलिस ने गंगा सिंह के घर पर छापामारी की, जहां से उसे 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। बाद में पूछताछ में उसने बताया कि वो उड़ीसा से गांजा लाकर शहर के स्थानीय बाजारों में बिक्री करता है। उसने ये भी बताया कि अपने बड़े भाई राम प्रवेश सिंह की मृत्यु के बाद से वो गांजे का कारोबार कर रहा है। उसने बताया कि उसका एक अन्य भाई अनिल सिंह भी गांजे का कारोबार करता है। हालांकि वो अभी किसी मामले में नाम आने के बाद से फरार है। पुलिस ने गंगा सिंह को आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज 12/3/2022 को भोर में करीब 4 बजे गुप्त सूचना मिले थे कि बारेडी बस्ती प्रेमचंद पथ का एक गंगा सिंह नाम का व्यक्ति है जो गांजा का कारोबार करता है और वो उड़ीसा से ला करके आसपास के क्षेत्रों में बिक्री करता है। इस सूचना पर रंजीत कुमार पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी सिद्धगुड़ा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ गंगा सिंह के घर का घेराबंदी करके तलाशी लिया गया। तो गंगा सिंह के घर में करीब 5 केजी गांजा का बरामद हुआ है। गंगा सिंह से पूछताछ किया गया है तो इसके द्वारा बताया गया है कि इसका भाई एक है अनिल सिंह, वो भी गांजा के कारोबार में संलिप्त है, परंतु इधर कुछ दिन से पहले वो भी किसी केस में नाम आया है, तो वो भी बाहर रह रहा है, फरार है, लेकिन उसका ड्राइवर के द्वारा उसे घर में उसे दिया गया था। हालांकि गंगा सिंह और ये जो अनिल सिंह है दोनों अलग अलग कारोबार करता है, दोनों गांजा का ही कारोबार है, दोनों का अलग अलग कारोबार है। और इस संबंध में गंगा सिंह को पकड़ा गया है, उसे पूछताछ किया गया है, स्वीकार किया है कि हम गांजा का कारोबार करते हैं, वो पहले से ही करते आ रहे हैं। इसे गंगा सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आइए बात करते हैं आदित्यपुर की BMW कंपनी प्रबंधन पर हत्या का केस दर्ज होने की। आदित्यपुर के BMW कंपनी में ठेकाकर्मी की मौत के मामले में आदित्यपुर थाना में कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। आदित्यपुर पुलिस ने मृतक के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। बता दें कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित BMW कंपनी में शुक्रवार को ठेकाकर्मी शिवेंद्र नारायण सिंह की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों के साथ स्थानीय नेताओं ने इसे हत्या बताते हुए धरना शुरू कर दिया था। आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने कंपनी के ठेकेदार कन्हैया सिंह को बुलाकर त्रिपक्षीय वार्ता भी कराई, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। नेताओं ने ठेकेदार से मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की थी, जिसे ठेकेदार ने ठुकरा दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी आलोक दुबे ने बताया कि हालांकि मामला संदिग्ध है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। अभी वार्ता भी कुछ नहीं हुआ है, लोग थाना पे आए हुए हैं कुछ लोग, और उसके संबंध में बातचीत कर रहे हैं और उन दोनों पक्ष को बुलाया गया है और बातचीत अभी किया जा रहा है। अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या हुआ। हाँ, उन लोग को मुआवजा का डिमांड है। आइए बात करते हैं चांडिल के रुगड़ी में प्रेमिका द्वारा प्रेमी की दाउली से हत्या किए जाने की। सरायकेला जिला अंतर्गत चौका थाना के रुगड़ी ग्राम निवासी प्रीतम बंसरियार की उसी की प्रेमिका ने दाउली से मारकर हत्या कर दी। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम के समक्ष महिला पूर्णिमा देवी की स्वीकारोक्ति के अनुसार उसने प्रीतम से छुटकारा पाकर अपने पति के घर लौटने के लिए उसकी हत्या की। बता दें कि शुक्रवार शाम सरायकेला के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत चौका थाना के रुगड़ी गांव निवासी प्रीतम बंसरियार नामक 37 वर्षीय युवक की तेज हथियार से वार कर हत्या कर दिए जाने की सूचना मिली थी। चौका थाना पुलिस ने तत्काल वहां पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की जांच शुरू की। जांच के क्रम में शक होने पर प्रीतम की प्रेमिका पूर्णिमा देवी की तलाश की गई तो वो घर से गायब मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे ईंचागढ़ थाना क्षेत्र स्थित महिला के गांव
पाटपुर से पकड़ा। बाद में पूछताछ के दौरान उसने प्रीतम की हत्या की बात कबूल कर ली। किला के एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रीतम का शादीशुदा होने के बावजूद विगत 3 वर्षों से चौका के रुगड़ी की पूर्णिमा देवी के साथ अवैध संबंध था और विगत 6 महीनों से दोनों साथ ही रह रहे थे। हालांकि पूर्णिमा विगत कुछ दिनों से प्रीतम को छोड़ वापस अपने पति मंगल सिंह मुंडा के पास जाना चाह रही थी, लेकिन प्रीतम उसे जाने देना नहीं चाहता था। इसलिए प्रीतम से छुटकारा पाने के लिए पूर्णिमा ने सोए प्रीतम पर दावली से लगातार कई प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पूर्णिमा देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कल शाम में एक युवक की चौका थाना अंतर्गत रोगड़ी में हत्या किया जाने का मामला प्रकाश में आया। इसकी जानकारी मिलने पर चौका थाना में हत्या का मामला दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी जानकारी दी गई और उनके निर्देश पर एक टीम गठित कर इस कांड का अनुसंधान त्वरित गति से शुरू किया गया, जिसमें थाना प्रभारी चौका और इचागढ़ को शामिल करते हुए टीम बनाया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्या में शामिल महिला जो मृतक का प्रेमिका था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ और अनुसंधान में उन्होंने कबूल किया है कि उसने ही इसकी हत्या की। प्रीतम वंशरियार जो यहीं पर रहने वाला इचागढ़ इलाके का था, किंतु बहुत दिनों से चावलीवासा में रह रहा था, मजदूरी करता था। इसकी पहली शादी चावलीवासा में हुई थी, दूसरी शादी इन्होंने शादी नहीं बल्कि दूसरी प्रेमिका को इचागढ़ से फंसाकर किराए के मकान में रुगड़ी में रह रहा था और इस दौरान जो है इस महिला ने इस लड़के से तंग आकर अपना जान छुड़ाने के लिए, चूंकि ये खुद वापस अपने पति की ओर जाना चाह रही थी और जान छुड़ाने के लिए इन्होंने सोए हालत में अपने घर में रखे दौली से इसके ऊपर लगातार वार करके इसका गला और चेहरा पर जो है गहरा आघात किया और जिससे वो सोए का सोए रह गया और मृत हो गया। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में शुरू हुई वॉलीबॉल प्रतियोगिता की। आदित्यपुर स्थित राजमणि देवी मेमोरियल ट्रस्ट क्षेत्र के युवाओं में सकारात्मक परिवर्तन एवं उनमें खेलों के प्रति जागरूकता लाने के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आदित्यपुर के वार्ड नंबर 7 स्थित दुर्गा पूजा मैदान में शुक्रवार को वॉलीबॉल प्रतियोगिता विधिवत शुरू हुई। आदित्यपुर स्थित राजमणि देवी मेमोरियल ट्रस्ट ने क्षेत्र के युवाओं में खेलों के प्रति रुचि जागृत करने व उनमें सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू की है। शुक्रवार को आदित्यपुर के वार्ड नंबर 7 स्थित दुर्गा पूजा मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता का सरायकेला के डीसी अरवा राजकमल व एसपी आनंद प्रकाश ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर एवं उनका परिचय प्राप्त कर विधिवत उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में कुल 18 टीमें शामिल हो रही है। ट्रस्ट के संचालक सह प्रतियोगिता के आयोजक मनमोहन सिंह राजपूत ने बताया कि आदित्यपुर क्षेत्र में नशे का शिकार होती युवा पीढ़ी को लेकर चिंतित राजमणि देवी मेमोरियल ट्रस्ट ने युवाओं को खेल से जोड़ने के उद्देश्य से वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें जिला पुलिस लाइन व जमशेदपुर आरपीएफ की टीमों के साथ आसपास के दर्जनों युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। राजमणि देवी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 टीमों ने भाग लिया है। इस खेल को कराने का मकसद यही है कि युवाओं के प्रति खेल के प्रति जो जागरूकता है वो फैले, क्योंकि जिस तरह से आज युवा भटक रहे हैं कि आपको भी पता है नशे के कारोबार में लोग इतने लिप्त हो गए हैं, नशे में इतने लोग लिप्त हो गए हैं। मैं उससे लोगों को उबारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा अब खेल के प्रति ऐसे जागरूक हो, उनको खेल में ही रुचि लगा जाए, क्योंकि पहले के लोग कहते थे पढ़ोगे, कहते थे लोग खेलोगे कूदोगे तो बनेगो खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज उल्टा है, आज कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। तो आज वो वाली स्थिति बन गई है। अब दोनों में रोजगार पाने के लिए युवा को आगे आने के लिए सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स रुचि रखता है और स्पोर्ट्स में युवा को आगे आना चाहिए। इस खेल को कराने का मकसद इस ट्रस्ट के द्वारा यही है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे खेल हर जगह प्रायोजित हो, हर जगह खेले जाए। उन्हीं को राजमणि देवी जी को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका ये भी है
कि खेल कूद करवाया जाए, खास करके वॉलीबॉल जैसा पॉपुलर गेम है जिसको हर लोग खेलता है लगभग। और खेल हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है और उससे शारीरिक और मानसिक उससे लोग स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से। और खेल को हम खेल के रूप में ही देखें और हम अपेक्षा करते हैं अपना उच्च स्तर का, अच्छा स्तर का खेल यहाँ देखने को मिलेगा। जो टीमें आई हैं, अच्छा इनिशिएटिव है। मनमोहन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके माता जी के मेमोरियल में जो स्वर्गीय राजमणि देवी जी की पूर्व में यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करने के लिए कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया गया है। मुझे बताया गया कि पूर्व में आई कैंप, रिकग्निशन कैंप और बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों के बीच में एक पॉजिटिव सोच आगे बढ़ाने का कार्य उन्होंने कर रहा है। और आज जिला पुलिस और सीआरपीएफ का टीम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। करीब 20 टीम्स इस पूरे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और डे एंड नाइट भी कार्यक्रम करने के लिए पूरा इंतजाम उन्होंने किया। और बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं करते हुए, कोविड का बेसिक सोशल दूरी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। स्पोर्ट्स को एक माध्यम मानते हुए इस तरह का जो समाज में जो नेगेटिव चीज़ है, चाहे ड्रग्स हो, युवा आज के दिन में देखते हैं तो स्पीड ड्राइविंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत प्रभाव में आ जाते हैं। वैसे लोगों को स्पोर्ट्स के माध्यम से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक अच्छा नेटवर्क, जैसे 20 टीम्स के बीच में वो खेल रहे हैं तो एक अच्छा नेटवर्क बनेगा, फ्रेंड्स बनेंगे, एक पॉजिटिव सोच आएगा और यहाँ के लोगों के लिए एक मनोरंजन का भी माध्यम बन जाएगा। तो एक अच्छा सोच के साथ उन्होंने आगे बढ़ा, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिला के सभी वरीय पदाधिकारी आए और ये मॉडल में हम चाहते हैं कि गांव तक भी जाएं। सहाय योजना के तहत झारखंड सरकार भी, तो मनमोहन जी का सोच है, इसी तरह का प्लान वहाँ भी सरकार यूज़ कर रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी स्पोर्ट्स के माध्यम से युवाओं को कैसे हम लोग मुख्य धारा में जोड़ें और एक सही रास्ते पर उनको कैसे। और अब बात टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से आयोजित फैशन शो कार्यक्रम की। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से फैशन शो का आयोजन किया गया। विवाहित व अविवाहित दोनों वर्गों की महिलाओं के लिए आयोजित फैशन शो में शहर की महिलाओं व युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में फैशन शो का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर टाटा वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, अर्बन सर्विसेज के प्रमुख जीरेन टोपनो, मैनेजर गुरुवारी हेम्ब्रम तथा ओम प्रकाश शर्मा ने फैशन शो का उद्घाटन किया। फैशन शो में उदिति गुप्ता ने मिस अर्बन सर्विसेज 2022 का खिताब जीता तो सीमा गुप्ता को मिसेस अर्बन सर्विसेज का खिताब मिला। इस मौके पर भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अनुराधा ओझा, समाजसेवी रंजना शर्मा एवं युवा मॉडल मोहम्मद राशिद निर्णायक भूमिका में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में वीरधान मरांडी, विष्णु कुमार, नवीन दास, फरीद खान के साथ ही अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की मैनेजर गुरुवारी हेम्ब्रम ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि हमेशा घर की चारदीवारी के अंदर रहने वाली महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने एवं उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए उचित मंच देने के उद्देश्य से फैशन शो का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के हमारे जो जज है वो है मिसेस रंजना और एक ओझा जी है और एक राशिद जी है। ये हम लोग का 3 जज है। इनमें से जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो हम लोग का जज करेंगे। आज हम लोग का उद्देश्य है कि हमारे जो महिला लोग हैं, जो हमारे बस्ती के जो महिला लोग हैं, उनको हम लोग बाहर निकालें ताकि हम लोग उनको स्वस्थ वातावरण दें। और जैसा वो तो हमेशा घर पे रहती है, पूरा बाल बच्चों को संभालती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो बाहर आए और अपना करियर बनाए और अपने स्वस्थ रहे ताकि वो घर में भी सबका ध्यान रखें। ये हमारे जितने भी महिला है सब घरेलू महिला हैं, जो हमारे सेंटर में भी आती है, जो वहाँ सीखती है, उन लोग भी है और घरेलू महिला भी है। उनका हम लोग ने इस कंपटीशन में लेके आए। आइए बात करते हैं मुसाबनी के लाटिया में बाहा पूजा की मची धूम की। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी स्थित लाटिया गांव में धूमधाम से बाहा महोत्सव मनाया गया। लाटिया के जाहिरगढ़ में आदिवासी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सुबह से ही बाहा पूजा के रंग में रंगे रहे। आदिवासी परिधान पहने ग्रामीण नाय के द्वारा बाहा पूजा के बाद मादल नगाड़ों की धुन पर पूरे दिन नाच गाकर बाहा पर्व की खुशियों में डूबे रहे।
मुंडाबनी प्रखंड अंतर्गत लाटिया गांव में धूमधाम के साथ बाहा पूजा आयोजित की गई। परंपरागत आदिवासी वस्त्रों में सजी गांव की आदिवासी महिलाएं नाचते गाते नायके बाबा व मांझी बाबा का स्वागत करते हुए उन्हें जाहिरगढ़ तक ले गई। गांव के नायके बाबा ने जाहिरगढ़ में सरना धर्म के देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान ग्रामीणों ने मुर्गा की बलि देकर गाँव एवं अपने परिजनों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बाद में बलि के मुर्गे का सोड़े बनाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। जाहिरगढ़ में पूजा समाप्त होने के बाद महिलाओं ने माथे के खोपा पर व पुरुषों ने कान पर शाल के फूल लगाकर बाहा पर्व की पुरानी परंपरा का निर्वाह किया। जिला पार्षद विदेश्वर मुर्मू ने इस अवसर पर बाहा पूजा समारोह की जानकारी दी। नए साल जब उत्पन्न होती है, नए साल उगता है और अमावस्या के 5वां दिन के बाद ये उत्सव मनाया जाता है, होली तक मनाया जाती है। और बाहा उत्सव का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग आदिवासी जो है प्राकृतिक की पूजा है और प्राकृतिक में हमारा पेड़ पौधा के साथ साथ जल जंगल ज़मीन उनके साथ हमारा पत्थर जो है उसको देवता के रूप में मानते हैं और यही हमारा संरक्षक और यही हमारा उपज भी है, क्योंकि इसको हम अगर सुरक्षित रूप से रखेंगे वो हमारे लिए सुरक्षित बने रहेंगे। इसलिए हम लोग जो है हमेशा प्राकृतिक के पुजारी है और इसका देखभाल हो और पर्यावरण का भी बचाए रहे। उनके साथ साथ हम देवी देवताओं को यही कामना करते हैं हम अपने गांव में सुख समृद्धि के साथ रहें और हमारे एक परंपरा है, एक विधान है कि हम लोग इस बाहा पर्व के माध्यम से ये बाहा देवताओं के माध्यम से नए मेहमानों का हम लोग स्वागत करते हैं, शादी ब्याह की शुरुआत करते हैं। यही हम लोग का। बात करते हैं जमशेदपुर डीबीएमएस बीएड कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय अंतर विषयक सेमिनार की। जमशेदपुर के डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय अंतर विषयक सेमिनार आयोजित हुआ। डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन व एबीएम कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में समुन्नत भारत के निर्माण में साहित्य की भूमिका विषय पर आयोजित सेमिनार में देश के कई विद्वान शामिल हुए। डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन सभागार में समुन्नत भारत के निर्माण में साहित्य की भूमिका विषय पर आयोजित अंतर विषयक सेमिनार का मुख्य अतिथि उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव व विशिष्ट अतिथि कोल्हान विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर जयंत शेखर ने उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उपायुक्त विजया जाधव ने समृद्ध भारत के निर्माण में साहित्य की महती भूमिका निरूपित करते हुए कहा कि अगर आप साहित्य से दूर रहे, खासकर युवावस्था में, तो समझिए आपका जीवन सूना है। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य की समृद्ध परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि इस विपुल साहित्यिक संपदा ने ही देश के सामाजिक, नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों को दिशा दी है। डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन जमशेदपुर ने आज इस 2 दिन के राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें आधुनिक भारत के समुन्नत भारत में साहित्य का क्या रोल रहा है इसके बारे में आज इनॉग्रेशन सेशन हुआ और काफ़ी विद्वान लोग यहाँ पे आए हुए हैं देश के, जिनके द्वारा आज इसका विषय वस्तु का स्टार्ट होने के 2 दिन का सेमिनार आयोजित हुआ और मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है कि इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका। जैसे लिटरेचर का साहित्य की भूमिका रही है, वैसे महिलाओं की कुछ भूमिका रही हो, लेबरर्स की कुछ भूमिका रही हो, पर्यावरण की कुछ भूमिका रही हो, इन सारे इस तरह के विषयों का आयोजन किया जाए ताकि सब लोगों को इस तरह के मंच का लाभ ले सके और हमारे खुद के एनरिचमेंट के लिए भी फायदे। वहीं कोल्हान विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर जयंत शेखर व मुख्य वक्ताओं पीलीभीत कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रणव शास्त्री व उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजनारायण शुक्ल ने भी अपने विचार रखे। इससे पूर्व कोल्हान विश्वविद्यालय की संकाय अध्यक्ष सह एबीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मुदिता चंद्रा ने सेमिनार का विषय प्रवेश कराया। सेमिनार के दौरान इस अवसर पर प्रकाशित पुस्तक समुन्नत भारत के निर्माण में साहित्य की भूमिका का लोकार्पण भी किया गया। सेमिनार में डीबीएमएस ट्रस्ट के सह अध्यक्ष बी चंद्रशेखर, डीबीएमएस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर जूही समर्पिता, डीबीएमएस ट्रस्ट की चेयरपर्सन भानुमति नीलकंठन, ललिता चंद्रशेखर, एबीएम कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मुद्रिता चंद्रा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। इसका टॉपिक जैसा आपको पता है, समुन्नत भारत के निर्माण में साहित्य की भूमिका। तो साहित्य के माध्यम से और साहित्य के पतन के कारण आज हम लोग इस मुकाम पे आ गए कि हमें अपने 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव इस टॉपिक के ऊपर बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि
और साहित्य की क्या भूमिका रही है और आगे क्या भूमिका होने वाली है को ध्यान में रखते हुए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया जो 2 दिनों तक चलेगी और इसके माध्यम से हम जो बच्चे अपने चरित्र को भूलते जा रहे हैं, जो हमारी परंपरा रही है जिसमें हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता था कि चरित्रवान बनो, ईमानदार बनो, इन सब चीज़ों को पुनः बच्चों में जागृत करने की कोशिश की। एक गलत परंपरा हो गया है। जैसे आप विदेशों में जाएंगे जी तो सबसे पहले वो लोग आपको नमस्ते बोलते हैं जी, और यहाँ पे हम लोग एक चलन शुरू कर दिए हैं हाय हेलो। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अपनी भाषा को जो भूलते जा रहे हैं उसी को ध्यान में रखते इन सब का आयोजन किया गया है, जिससे बच्चों में पुनः हिंदी के प्रति विश्वास को जगाया जाए, साहित्य के प्रति उनके अंदर विश्वास को जगाया जाए। और ये सारी चीज़ें यदि बच्चों में हम लोग 2 दिनों के अंदर कुछ भी बच्चों के अंदर ऐसी कोई भावना जगाने में सफल होते हैं तो हमारा ये कार्यक्रम सफल है। जैसा कि सभी गणमान्य लोगों ने और हमारे विशिष्ट अतिथियों ने कहा, खासकर हमारे डीसी साहिबा ने जो भी अपने व्यक्तित्व में जो भी अपने बातें उन्होंने हमारे समक्ष रखी, समुन्नत भारत के निर्माण में साहित्य किस तरह से एक अद्वितीय भूमिका निभा रहा है, तो इस पूरे सेमिनार से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमने ये जाना कि किस तरह से आज जहां हम आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, पश्चिमी सभ्यताओं का हमने चोला ओढ़ कर रखा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने साहित्य को पीछे छोड़ रहे हैं, जिससे कि हमारे आदर्शों का कहीं ना कहीं विनाश हो रहा है। हमने आज के व्यक्तित्व में ये भी सुना, जहां सर ने हमारे अतिथियों ने ये भी कहा कि पंचतंत्र की कहानियों से, तो ये बात सच है। हमने अपने बचपन में पंचतंत्र की काफ़ी कहानियां पढ़ी और कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में जो हमारे मूल्य हैं, वो मूल्य भी हमारे जो व्यक्तित्व में दिखते हैं वो उन पंचतंत्र की कहानियों का ही जोड़ है। तो हमें साहित्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यह उतना भी आसान विषय नहीं है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों से हमने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हम शुक्रगुजार हैं अपने सारे शिक्षकों के, अपने विश्वविद्यालय के, कि उन्होंने हमें इस तरह के कार्यक्रम में आने का मौका दिया और हम इस तरह के साहित्य के निर्माण में जो भी अपने तरफ से भावी शिक्षक होने के नाते जितना भी हमसे बन सकेगा, हम आगे चल करके अपने शिक्षकों के राह पर चलेंगे और अपने देश के निर्माण में अपने तरफ से जितना कुछ भी हो पाएगा अपनी अद्वितीय भूमिका को निभाएंगे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए CCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।